सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका और मैं लाइफ साइंसेस पढ़ाने जा रही हूँ आपको गेट 2021 के लिए। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट का जो गेट लाइफ साइंसेस का डिटेल सिलेबस है उसके बारे में। एक अच्छी सी जेन्युइन स्ट्रैटेजी जानेंगे कि गेट को कैसे क्वालिफाई किया जाना चाहिए और गेट का पेपर है उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए। ये कुछ बातें हैं जो बताऊंगी। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। जब आप सिलेबस देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये टॉपिक हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। ठीक, बस उन टॉपिक को हमको रिवाइज करना है और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है ताकि हम 2021 का गेट क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बॉटनी का सिलेबस डिस्कस करूंगी। एक और जानकारी मैं यहाँ दे दूं कि इस वीडियो में मैं बॉटनी और जूलॉजी का डिटेल सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक, मैंने यहाँ बाकी माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एटसेट्रा का सिलेबस डिटेल्ड नहीं बताया है। अब मैंने ये दो टॉपिक ही क्यों डिस्कस करने हैं, क्यों ये दो टॉपिक ही चूज़ किए इस वीडियो में डिटेल में बताने के लिए। सबसे पहले बात तो ये है कि चाहे आप किसी भी आपने किसी भी सब्जेक्ट में अपना मास्टर्स किया है, आप बॉटनी या जूलॉजी को तो चूज़ करने वाले हैं दोनों में से, है ना। तो सबसे पहले मैं यही दो टॉपिक कवर कर रही हूँ। जैसे हम अगला कवर करेंगे आपको उसका भी डिटेल सिलेबस दिखाया जाएगा, तो किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको और मैं हर एक बात का खुद ध्यान रखूंगी। तो आज बॉटनी और जूलॉजी का डिटेल सिलेबस के साथ स्ट्रैटेजी जानेंगे और कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो जानेंगे। सबसे पहले बॉटनी में जो पढ़ा जाता है वो है प्लांट सिस्टमैटिक्स का सिलेबस दे रखा है गेट की वेबसाइट पे, जिसमें आपको क्या पढ़ना होता है, जिसमें आपको बेसिक पढ़ना होता है, प्लांट डाइवर्सिटी पढ़नी होती है। ठीक, जानना होता है कि किस तरह से जो प्लांट का नॉमेनक्लेचर था वो स्टार्ट हुआ, उसकी टेक्सोनोमी के बारे में डिटेल में आप पढ़ते हैं। खास तौर पे देखिए जैसे ये एपीजी सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन है। उसके अलावा आपको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी पढ़ना होता है और कौन से सेंटर कहाँ है प्लांट टेक्सोनोमी के, हर्बेरिया कहाँ है इंडिया में अलग अलग, ये भी आपको पढ़ना होता है। ठीक, अब ये देख के आपको लग रहा होगा कि आसान है, नहीं है डिफिकल्ट, बिल्कुल आसान है। यही चीज़ आपको सोचनी है कि कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। हर एक चीज़ आपने, हर एक टॉपिक आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, चाहे थोड़ा ही सही, आपको हर एक टॉपिक के बारे में नॉलेज होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी में हम पूरा कवर करेंगे, मेरिस्टेम्स को पढ़ेंगे, जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट सेलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड देन कम्स रूट, आपका रूट एनाटॉमी, स्टेम एंड लीव्स का एनाटॉमी, ये सब इसमें कवर किया जाता है। प्लांट सेल स्ट्रक्चर आपको पूरा पढ़ना है और एनिमल की सेल से प्लांट का सेल कैसे अलग है ये भी प्लांट एनाटॉमी के अंदर ही यहाँ दिया गया है। दूसरा आपके पास, मतलब दूसरा नहीं तीसरा आ गया ये। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि प्लांट का डेवलपमेंट कैसे होता है, सेल एंड टिश्यू की मॉर्फोजेनेसिस कैसे होती है। तो सीधी सी बात है कि जो प्लांट का डेवलपमेंट है उसमें हम एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। प्लांट डेवलपमेंट में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप हुए ये भी आता है। फिर कौन सी सेल जो है क्या काम करती है, कौन सा टिश्यू क्या काम करता है, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, जो स्पेसिंग मैकेनिज्म होता है ट्राइकोम्स एंड स्टोमेटा का वो पढ़ेंगे। फिर एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है, शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड इनका फंक्शन। फिर क्योंकि अब ये वेजिटेटिव हमने पहले पढ़ लिया, अब उसके बाद फ्लावरिंग का जो ट्रांजिशन हुआ वो कैसे हुआ। तो फ्लावरिंग के लिए बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। फोटो पीरियोडिज्म एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, वर्नलाइजेशन इम्पॉर्टेंट आता है, एबीसी मॉडल ऑफ फ्लोरल ऑर्गन पैटर्निंग, पॉलन जर्मिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, सीड डेवलपमेंट, ये सब हम ट्रांजिशन टू फ्लावरिंग के अंडर पढ़ते हैं। फाइटोक्रोम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रिप्टोक्रोम्स एंड फोटोट्रॉपिन्स जो हैं ट्रांजिशन टू फ्लावरिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं।
प्लस जो हमारे ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसमें आ जाते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन एंड ब्रेसिनोस्टेरॉइड ऑन प्लांट डेवलपमेंट। मतलब इनका प्लांट डेवलपमेंट में क्या रोल है, क्या ये कुछ अलग चीज़ें हैं, क्या यहाँ कुछ ऐसा है जो आपने नहीं पढ़ा है? बिल्कुल हर चीज़ आपने पढ़ी है। इनफैक्ट ये वही चीज़ें हैं, ये वही टॉपिक्स हैं जो आप अपने 11th एंड 12th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आते हैं। तो किसी भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस सिलेबस को और समझिए कि आपने 11th 12th से ये पढ़ा है, तो क्या आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत है? थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में हम यही जानते हैं कि मतलब जो हमें पढ़ना होता है मेनली कि प्लांट का वाटर से क्या रिलेशनशिप है, वाटर का अपटेक कैसे होता है, मिनरल आयन सॉल्यूट का अपटेक कैसे किया जाता है प्लांट के द्वारा, और जो स्टोमेटल मूवमेंट है वो कैसे रहेगी, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में आप पढ़ेंगे। प्लस प्लांट का फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, जिसके लिए आप C3, C4 एंड कैम साइकिल्स पढ़ते हैं। फिर प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होगा, और वहाँ आप पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके साथ ही प्लांट कभी कभी उनके आसपास कंडीशन स्ट्रेस वाली बन जाती हैं, तो एबायोटिक स्ट्रेस के टाइम पे प्लांट के क्या रिस्पॉन्सेस रहेंगे वो आप पढ़ेंगे। जिसमें आ गया सूखा पड़ गया तो प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, सैलिनिटी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, और स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है एब्सिसिक एसिड को, तो स्ट्रेस हार्मोन का एब्सिसिक एसिड का क्या रोल रहेगा एबायोटिक स्ट्रेसेस में। उसके साथ फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की बात की गई है, तो बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स एंड एंजाइम काइनेटिक्स। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो बायोकेमिस्ट्री है अभी सारण्या मैम भी बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन कवर कर रहे हैं, और वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स आपको पढ़ा रहे होंगे, तो कहीं नहीं भागना है। उनका वीडियो देखिए, वो पढ़ा नहीं है प्रोटीन्स, वो पढ़ा नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपको ध्यान से वो टॉपिक वहाँ से कवर करने हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि जब तक आपका गेट का एग्जाम हो हम आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर करवा दें, बिना टाइम वेस्ट किए हम आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर करवाएं, ताकि आप एक बहुत ही बूस्टेड कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्जाम देने जा पाएं। ठीक है, तो फिर उसके आगे जो प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जैसे कि एल्किलॉइड्स, टर्पीन्स, फिनाइल प्रोपेनोइड्स, फ्लैवेनोइड्स, ये सब मैं ही आपको पढ़ाऊंगी। और क्योंकि अभी आपने पढ़ा पिछला जो आपने पोर्शन देखा उसमें आपने देखा कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड एंड ब्रेसिनोस्टेरॉइड एटसेट्रा इनका क्या रोल रहता है प्लांट डेवलपमेंट में, ये हमको पढ़ना है। अलोंग विद दैट हमको इनका बायोसिंथेसिस भी पढ़ना है, कैसे ये काम करते हैं वो भी पढ़ना है, और किस तरह से इनका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट रहता है वो भी हमको सीखना है। तो एग्जैक्टली ये समझ लीजिए जो प्रीवियस टॉपिक है और ये टॉपिक है वो हम एक साथ ही पढ़ लेंगे, तो कहीं कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। तो सिलेबस बढ़ा नहीं, ये समझ लो सिलेबस कम ही है, और आप बहुत इजीली इसको कवर करके अपना गेट क्वालिफाई कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, सैलिसिलिक एसिड, जैस्मोनिक एसिड के बारे में पढ़ना है, और सेनेसेंस एंड प्रोग्राम्ड सेल डेथ जिसको एपोप्टोसिस भी कहा जाता है। क्या लग रहा है, पढ़ा है ना सब कुछ? ऐसा कुछ है जो आपने नहीं पढ़ा है? मैक्सिमम आपने कवर किया हुआ है, इसलिए डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। ये मेरा हमेशा रहता है कि भाई किसी चीज़ के बारे में चिंता मत करो, भरोसा रखो, भरोसा रखोगे तो भरोसा नहीं तोड़ेंगे आपका। देखिए नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स में, यहाँ पे आपको सेल डिवीजन, सेल साइकिल, फिर मैंडल का जो लॉज रहेंगे, उसको रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक मैपिंग, ये सब आप इसी में पढ़ने वाले हो। अब जेनेटिक लेवल पे जो भी आता है वो डेफिनेटली आप कहाँ पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में ही पढ़ेंगे। उसके अलावा आपका जीन एक्सप्रेशन किस तरह से होता है, जीन म्यूटेशन कैसे हैं, उनका रिपेयर, क्रोमोसोमल एब्रेशन जिसमें कि यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी आ जाता है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपोजोन्स के बारे में जानेंगे। हाँ, ये वाला सेक्शन आप में से बहुत लोगों को नया लग सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस सेक्शन को पहले ध्यान से पढ़ने की कोशिश शायद नहीं की होगी, जिसमें है मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर फंक्शनल जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स,
इंट्रोडक्शन टू ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स एंड मेटाबोलोमिक्स। ठीक, तो इस सेक्शन पे भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, हम हैं आपके लिए बैठे हुए, आपको बहुत अच्छे से करवाएंगे। प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीनोम एडिटिंग। सीधी सी बात है, प्लांट ब्रीडिंग में आप क्या जानते हैं? ब्रीडिंग मेथड्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले सिलेक्शन आता है, हाइब्रिडाइजेशन आता है, हिटीरोसिस आता है, मेल स्टेरिलिटी के बारे में आप जानते हैं। फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए आपको डिफरेंट टेक्निक्स को भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है। जीनोम एडिटिंग बोलूँ तो जीनोम एडिटिंग आज बहुत ही एक हॉट एरिया ऑफ रिसर्च है। क्रिस्पर कैस9 क्रेलॉक सिस्टम टू जनरेट चिमेरास एंड प्लास्टिड ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, केमिकल म्यूटाजेनेसिस, ये सब जानना है। अब ये वाला थोड़ा सा सेक्शन आता है जहां आप थोड़ा डरते हैं, ठीक है। प्रीवियस सेक्शन ऐसा है कि आपने पहले बहुत बार पढ़ा है, ठीक, तो आपको उतना डर नहीं उससे लगता। ये सेक्शन आपको ऐसे लगता है कि ये डिफिकल्ट होने वाला है, और शायद इस सेक्शन से अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें इसको अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा। यही चीज आपको अपने दिमाग से निकालनी है और अपने दिमाग में भरना है कि कोई भी टॉपिक हो, उसको अगर हम पढ़ेंगे, समझेंगे तो इजीली हम उसको कर पाएंगे। लेकिन हर टॉपिक को करने के लिए मेहनत लगती है, और वो मेहनत सिर्फ आपको करनी है। इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बॉटनी में आप सिर्फ इतना जानेंगे कि सबसे पहले आता है इकोनॉमिक बॉटनी। आपने अपने बैचलर्स में भी इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ा होगा, जहां आप पढ़ते हैं कि टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स कौन से हैं, हमको डाइस कहाँ से मिलती हैं, गम्स कहाँ से मिलते हैं। अब फिर सीरियल पल्सेस के बारे में, बेवरेजेस के बारे में, मेडिसिनल यूज पढ़ते हैं। तो ये सब इकोनॉमिक बॉटनी में आ गया, ठीक। अप्लाइड बॉटनी में आपका आ जाता है कि एग्रीकल्चरल जो बॉटनी है उस पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इफेक्ट होता है, जैसे कि सच एज प्लास्टिक एंड फाइबर इकोनॉमी। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है और इनका रेगुलेशन, फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल एंड गोल्डन राइस पढ़ा है ना आपने। तो अगेन ये वाला सेक्शन आसान है, ठीक है। चलिए अब प्लांट पैथोलॉजी की बात करते हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी में आपको प्लांट डिजीजेस की क्लासिफिकेशन पढ़नी है। फंजाई, बैक्टीरिया, निमेटोड, वायरसेस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और क्या उनके कंट्रोल मेजर्स हैं, ये भी पढ़ना है। फिर किस तरह से डायग्नोसिस मतलब मॉलिक्यूलर डिटेक्शन ऑफ पैथोजन किया जाता है। प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन, जिसमें आप सिम्बाइसिस या म्यूचुअलिज्म पढ़ते हैं, माइक्रोराइजा पढ़ते हैं, ठीक है। सिग्नलिंग पाथवे क्या है, प्लांट का डिफेंस रिस्पॉन्स कैसे होता है, सैलिसिलिक एसिड वहां अपना क्या रोल प्ले करता है, जैस्मोनिक एसिड वहां अपना क्या रोल प्ले करता है। प्लांट पैथोजन की एंड प्लांट हर्बीवोर की इंटरेक्शन को पढ़ना है। नेक्रोसिस होस्ट पैरासिटिक प्लांट इंटरेक्शन सच एज कस्क्यूटम, ठीक है। तो प्लांट पैथोलॉजी में एग्जैक्टली आप यही उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो पैथोजन के बारे में पढ़ेंगे जो कि पैरासिटिक होते हैं प्लांट्स पे, फिर वो पैथोजन अपना कैसे काम करेंगे, कैसे प्लांट में बीमारी का पता लगाया जाएगा, उस बीमारी को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, ये सब हम प्लांट पैथोलॉजी के अंडर पढ़ेंगे। याद रखिएगा, यहाँ से मैक्सिमम टाइम मैच द फॉलोइंग के लिए क्वेश्चन आया है। बहुत सारी डिजीजेस के नाम आपको दे दिए जाते हैं, प्लांट का नाम दे दिया जाता है और उसको आपको मैच करके सही आंसर करना होता है। तो अगेन ये कोई बहुत टफ सेक्शन नहीं है। देखिए थोड़ी देर पहले आपने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि आपको वहां पे भी सैलिसिलिक एसिड का रोल पढ़ना है, जैस्मोनिक एसिड के बारे में जानना है। तो अगेन कहीं ना कहीं आपको ये समझ आ रहा है कि सैलिसिलिक एसिड का, जैस्मोनिक एसिड का कुछ प्लांट के डिफेंस रिस्पांस में कोई रोल होता होगा, इसीलिए इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो कोरिलेट करिए चीज़ों को, फिर उनको समझने की कोशिश करिए। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज अगेन अ वेरी सिंपल इजी टॉपिक, जिसमें आप इकोसिस्टम का जानते हैं, बायोजियोकेमिकल उसमें चल रही है, सक्सेशन, फूड वेब, फिर आपका फूड चेन्स, इस वर्ल्ड में अलग अलग वेजिटेशन का टाइप क्या है, अलग अलग बायोम्स आप पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कैसे आप सेव कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे इन्वायरमेंट के लिए,
है ना। फिर प्लांट की अदर ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरेक्शंस हैं, वो सब इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के अंडर आ जाता है। तो नेक्स्ट आता है जूलॉजी। देखिए, अब यहाँ तक बच्चे आपने जितना भी पढ़ा, बॉटनी में कहीं भी आपने कोई बहुत हाई फाई चीज़ नहीं पढ़ी, बहुत सिंपल चीज़ें थी। थोड़ी 2-3 टॉपिक थे जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, जहाँ आप डर सकते हैं, लेकिन क्या बहुत अलग था? नहीं। अब देखिए जूलॉजी का, देखिए एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ना है। अगेन इसमें एनिमल की क्लासिफिकेशन की बात की जाएगी। जैसे पहले सबसे पहले प्लांट की क्लासिफिकेशन की थी, यहाँ आप एनिमल की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखेंगे। फिर आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन आप भी जानते हैं, ये कंप्लीटली डील करता है कि इस धरती का हिस्ट्री क्या है, इस धरती पे जो लाइफ सबसे पहले आई थी वो कैसे आई थी, हम कैसे इवॉल्व हुए हैं। और उस इवोल्यूशन के लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं इवोल्यूशन की। अडाप्टेशन क्या हुआ, कैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अडाप्ट हुए, कैसे उनका सिलेक्शन हुआ, नेचर ने उनको सेलेक्ट किया, और फाइनली नई नई स्पीसीज जो हैं किस तरह से बनती रही। जेनेटिक्स में बेसिक प्रिंसिपल आ गए आपके इनहेरिटेंस के, हेरिडिटरी के, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, जीन मैपिंग, है ना। ये सब जेनेटिक्स में तो चलो क्लियर है कि जीन से रिलेटेड जो भी है वो सब आप इनहेरिटेंस से रिलेटेड, जीन से रिलेटेड जो भी है वो आप पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंडर। फिर नेक्स्ट आपका आता है बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। न्यूक्लिक एसिड बॉटनी में भी टॉपिक था, प्रोटीन्स भी था, लिपिड भी था, कार्बोहाइड्रेट भी था ना। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये जो यहाँ पे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सारण्या मैम अभी कवर कर रहे हैं, अभी के अभी इनको कवर कर लीजिए। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, अब ये यहाँ पे कहीं भी बॉटनी वाले पोर्शन ने इसको मेंशन नहीं किया था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पोर्शन है। और क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस ये पहले भी मेंशन है, तो ये डेफिनेटली हम कवर करेंगे। और समहाउ शायद मैं इसी से बिल्कुल अपना स्टार्ट करूंगी ताकि कॉमन, सबसे पहले कॉमन जो टॉपिक है उनको कवर कर लिया जाए। फिर आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का सेल डिवीजन और जो आपका सेल साइकिल है पूरा, उसको पहले भी बॉटनी वाले सेक्शन में भी मेंशन किया है, यहाँ भी ये मेंशन है। सेल का स्ट्रक्चर वही सब क्या है, बॉटनी में भी ये चीज़ें मेंशन है, ठीक। सेल का ऑर्गेनेलीज कौन से हैं, फंक्शन क्या है उनके, सेल साइकिल क्या है, सेल डिवीजन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर कैसे है ना। तो ये पहले भी मेंशन है, अगेन ये कॉमन हो जाएगा, कोई नई चीज़ नहीं है। जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, ठीक है, तो इसके लिए आप पढ़ेंगे यूकैरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से यूकैरियोट्स का जीनोम ऑर्गेनाइज्ड है, कैसे उसमें जीन का एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स क्या हैं। फिर ये आ गए आपके पास एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। अब सीधी बात है, एनाटॉमी पढ़ेंगे आप और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डिफरेंट सिस्टम है बॉडी के, वो एनिमल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंडर पढ़े जाते हैं। फिर आया पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। जैसे आपने अभी पढ़ा प्लांट पैथोलॉजी की, प्लांट पे जो पैथोजन है उनका क्या इफेक्ट रहेगा, उसी तरह से आप पैरासिटोलॉजी पढ़ेंगे कि पैरासाइट क्या है, नेचर क्या है, होस्ट पैरासाइट का क्या रिलेशन है, प्रोटोजोन और हेलमिंथिक पैरासाइट कैसे हैं, फिर इनको लेके बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, इम्यून रिस्पॉन्सेस पढ़ेंगे। सेलुलर होते हैं, ह्यूमोरल होते हैं, पढ़ेंगे। अब आपने एंटीबॉडी के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब एंटीबॉडी कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स देती है? ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स देती है। अब ये कहाँ का है सारा? या 11-12 से पढ़ते हुए आ रहे हो, फिर क्यों डरना है? डेवलपमेंट बायोलॉजी में आपको एनिमल्स में गैमेटोजेनेसिस, उनका एम्ब्रियो डेवलपमेंट, उनका सेल और टिश्यू कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे होती है, मेटामॉर्फोसिस कैसे होती है, ये सब आपको जानकारी मिलेगी डेवलपमेंट बायोलॉजी में। स्टेम सेल्स के बारे में भी आप यहीं पढ़ेंगे। इकोलॉजी में यहाँ मेन फोकस रहेगा एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन पे, उनके निश पे, कंट्रीब्यूशन क्या है उनका इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, अगेन फूड चेन, स्पीसीज डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन डायनामिक्स, मतलब
बायोजियोकेमिकल कंजर्वेशन कैसे करना है, बस मतलब इकोलॉजी भी कॉमन है, बस प्लांट में हमको कुछ प्लांट के एग्जाम्पल्स पढ़ने पड़ते हैं, एनिमल्स के केस में हमको कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल पढ़ने पड़ते हैं। एनिमल बिहेवियर में फिर आप पढ़ते हैं कि कितना टाइप का बिहेवियर होता है, ठीक, कोर्टशिप कैसे होता है, मेटिंग टेरिटोरियलिटी के लिए किस तरह से एनिमल अपना बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, उनका लर्निंग और मेमोरी का प्रोसेस कैसा है, सोशल बिहेवियर उनका कैसा होता है, एनिमल टैक्सा के बारे में, कैसे एनिमल कम्युनिकेट करते हैं, फेरोमोन्स का क्या रोल है, और किस तरह से एनिमल बिहेवियर को में इवोल्यूशन देखने को मिला है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट सिलेबस। अभी तक तुमने जितना भी सिलेबस पढ़ा, मुझे बताइए कि क्या कोई बहुत आउट ऑफ द वे जाके सिलेबस है? सबसे पहली बात, बहुत सिंपल सा सिलेबस है। तो हमेशा जो स्ट्रैटेजी होती है कि किस तरह से गेट को क्वालिफाई किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिलेबस नहीं तो कुछ नहीं। पूरा सिलेबस अभी देखा, सिलेबस नहीं देखोगे तो क्या क्या पढ़ोगे, क्या क्या नहीं पढ़ोगे, समझ नहीं आएगा। सिलेबस को देखो, फिर जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको ध्यान में रखो, उनको डेफिनेटली कवर करो, ठीक है, कवर कर लिए, ठीक है, फिर आपके जो प्लांट को रिलेटेड टॉपिक है उनको कवर करो, एनिमल को लेके रिलेटेड टॉपिक है उनको कवर करो। लेकिन जितना भी आपने अभी देखा, अभी पढ़ा, अभी समझा, आपने क्या देखा? बेसिक्स अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि बेसिक्स जो है उनका स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है। फिर क्वेश्चन करने हैं, सिलेबस देखो, बेसिक क्वालिफाई करो, अच्छे से और मेहनत करो एंड क्वेश्चन करो। यही स्ट्रैटेजी रहती है गेट को क्वालिफाई करने की, कोई हाई फाई स्ट्रैटेजी नहीं है। तो देखिए क्या करना है, वही बात, सबसे पहले गेट का सिलेबस चेक करो और उसकी तैयारी शुरू करना स्टार्ट कर दो, उसको मतलब तैयारी स्टार्ट कर दो अपनी, ठीक है। अब आपने सिलेबस देख लिया तो आपको एक बात समझ आई कि अरे ये तो बेसिक्स पे है, तो आपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी की जो 11-12 स्टैंडर्ड्स की बुक है उनको बहुत अच्छे से पढ़ो। आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वहाँ से आपको डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक। और शायद आपको ये कोई बताए ना बताए, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत बार होता है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है नीट और एम्स के, उनको सॉल्व करके बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि गेट बहुत बेसिक है, ठीक, बेसिक्स पे बहुत पूछता है। आप अपने बेसिक्स कहाँ से पक्के कर सकते हैं? अपने बेसिक्स आप पक्के करेंगे 11-12 की बुक्स को पढ़ के। अगर आपके बेसिक्स सही नहीं है तो, अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो जाइए पाथफाइंडर की बुक्स को साथ में फॉलो करिए, ठीक है, सॉल्व करिए क्वेश्चन को जो पाथफाइंडर की बुक्स पे दिए हैं। ये ना सिर्फ आपकी गेट में हेल्प करेगा बल्कि नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने में भी हेल्प करेगा। अगर आपके बेसिक्स एक बार पक्के हो जाते हैं तो उसके बाद आप हायर जो स्टैंडर्ड की बुक है, जो आपकी फॉरेन ऑथर्स की बुक है, उनको बहुत अच्छे से फॉलो कर पाते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना कुछ परेशान हुए, ठीक। आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने अपने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नीट एंड एम्स लगा लिए, आपने पाथफाइंडर की बुक्स पढ़ ली, उठो अपना वेबसाइट पे जाओ या जहाँ पे भी आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मिलते हैं गेट के, उनको सॉल्व करो। आपने ये सारा काम कर लिया। आप मुझे बताइए, आप पहले अपना सिलेबस चेक कर रहे हैं, आपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आपने पाथफाइंडर पढ़ लिया, मैं जो आपको पढ़ाऊंगी अच्छे से, अगर आपको पाथफाइंडर नहीं भी पढ़ना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक बहुत अच्छे से कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो यहाँ समझा दी जाएगी, ठीक। आपने सब कर लिया, फाइनली आपने अपने प्रीवियस ईयर्स जो गेट के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी लगा लिए और आप उसमें अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप उसमें अच्छा नहीं कर रहे हैं तो जो भी आपको अपना वीक पॉइंट लग रहा है वापस से उसको पढ़िए, वापस से उसके लिए वीडियोस देखिए, तो फिर अब आपको समझ आएगा अच्छे से, दोबारा क्वेश्चन करिए और फाइनली जब आप गेट को देने के लिए जाएंगे आप में एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। पहले क्वेश्चन ही आएंगे और आप अलग तरीके से एक अच्छे से आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। केमिस्ट्री भी 11-12 लेवल की रहेगी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपके 11th-12th लेवल से रहते हैं, तो उनको भी पढ़िए, वो भी आपकी बहुत सारी हेल्प करेंगे।
तो अच्छे से पहले अपने बेसिक्स पे काम कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए कौन से सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। 5 सब्जेक्ट्स में से आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। पहला सब्जेक्ट तो वही आ जाता है जिसमें आपने अपनी मास्टर्स करी है, ध्यान रखिए। दूसरा सब्जेक्ट आपको कौन सा चूज करना है, वो चूज करिए जिसमें आपके बेसिक्स हैं। आप बॉटनी से हैं, मोस्ट प्रोबेबली या तो आप माइक्रोबायोलॉजी चूज करेंगे या फिर जूलॉजी को चूज कर रहे होंगे। क्या आप फूड टेक्नोलॉजी चूज कर लेंगे एकदम से, मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब आप उसका सिलेबस देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें बहुत सारी चीजें तो आपने पढ़ी ही नहीं है, उसमें तो आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। तो अपने सब्जेक्ट के अलावा जो भी दूसरा आपको सब्जेक्ट चूज करना है उसमें भी आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ताकि उस पर आप थोड़ी और मेहनत करके उसको अच्छा बना पाए। दूसरा एक और बात कि आपका जो सब्जेक्ट का चूज करना है वो आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। माइक्रोबायोलॉजी वाले जैसे अगर स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है उनको बॉटनी में ना सही जूलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा हो, तो वो आपने जूलॉजी के सेक्शन को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें। अगेन सेक्शन वही प्रिपेयर करो जिसमें आपको पहले से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हैंड हो, ताकि कम टाइम है, कम टाइम की स्ट्रैटेजी है ये, तो कम टाइम में भी आप सफिशिएंटली अपना काम कर पाओ, अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो पाओ। फिर कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले आपके सामने आता है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में बताया गया है, देखिए उस सिलेबस को, कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। आप पाएंगे कि जो अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए जाएंगे वहां पे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड मिल जाएंगे। सेम क्वेश्चन तो उठ के नहीं आएगा, लेकिन पेपर में आपको रिलेटेड क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे। जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं अटेम्प्ट करिए, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होगी तो ध्यान से देखिएगा, जो आपको सही से आता है वो ज़रूर करिए। कोई भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़िए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अच्छे अच्छे लोग जिनको बहुत अच्छे से आता भी है वो लोग भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, कुछ और करना था, कुछ और करके आ गए, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड के बाद आपका केमिस्ट्री सेक्शन आता है। केमिस्ट्री सेक्शन में अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छे से कर सकते हैं तो अपना टाइम दीजिए। अगर आपको नहीं है कॉन्फिडेंस कि नहीं हो पाएगा तो आप अपने नेक्स्ट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अटेम्प्ट करिए। जितना आप केमिस्ट्री से, एक बार केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस आप पढ़िए ज़रूर, क्योंकि कहीं तो कोई तो क्वेश्चन होता है जो हमें बेसिक नॉलेज होता है, उस बेसिक नॉलेज के आधार पे हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है। अभी भी निधि दुआ मैम जो हैं वो क्लासेस ले रहे हैं केमिस्ट्री के लिए, जाइए, वो आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। क्यों टाइम वेस्ट करना है, क्यों एक्सक्यूजेस लाने हैं अपने दिमाग में? कंटेंट देखिए कि वो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अच्छे से समझने की कोशिश करिए, नहीं आ रहा है उनसे क्वेश्चन पुट करिए। इसी तरह से टीचर भी अपने आप में सुधार लाता है। मैं आपको पढ़ाऊंगी, मुझसे भी क्वेश्चन पूछेगा, मैं अपने आप में सुधार लाऊंगी कि मुझे और बेहतर तरीके से कैसे आपको देना है। तो आप पूछेंगे, आप वीडियोस देखेंगे, अपने लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका लाइफ साइंसेस के सब्जेक्ट्स आ गए। पहले तो वो क्वेश्चंस आपको करने हैं जिनका आंसर आपको सही से पता है। फिर आप मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में आ जाते हैं कि अच्छे से आपका अटेम्प्ट हो पा रहा है, सही हो रहा है, ठीक। फिर ध्यान रखिएगा वहाँ पे रिव्यू ऑप्शन भी होता है, आपको रिव्यू कर सकते हैं आप अपने क्वेश्चन को, तो उस ऑप्शन को क्लिक करते रहिए साथ में, ठीक है, कि आपने सेव किया क्वेश्चन, अटेम्प्ट किया, सेव किया और इसको रिव्यू के लिए रख लो, ठीक। अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो खास तौर पे उसको रिव्यू के लिए रख लो, ताकि आप बाद में अगर आपको नहीं श्योरिटी हो रही है कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा तो आप उसका आंसर रिमूव कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि आप अपना आंसर सही कर सकते हो, ठीक है। याद रखिए, कभी भी जब भी आप कोई आसान क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। कभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस शो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कई बार वही इजी क्वेश्चंस होते हैं जो हम गलत करके आ जाते हैं। सही से नहीं क्वेश्चन पढ़ा, एक लाइन का शुरू से पढ़ा, लास्ट से पढ़ा और फटाफट देख के ऐसे टिक लगा दिया कि ये मेरा सेक्शन बड़ा स्ट्रांग है,
और इसमें तो कोई मुझे हरा ही नहीं सकता है। इस तरह से कभी भी मत करिए। तो ये पूरा स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दिया। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने बेसिक्स पे काम जरूर करना है। बेसिक्स पे काम नहीं होगा आगे कुछ नहीं होगा। 11th-12th की बुक्स को जरूर पढ़ो। अगर आपको नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, यहाँ पे वीडियोस देखिए, नेक्स्ट लेक्चर देखिए। अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक्स के साथ आपको एडवांस भी मिल रहा है, तो रेगुलरली वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि हम बहुत दिल से कोशिश करेंगे कि आपको सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे दे पाएँ। आज के लिए इतना ही होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करिए, फेसबुक पे भी ज्वाइन करिए, हमारी वेबसाइट विजिट करते रहिए। अगर कोई क्वेरीज हैं तो ये है ईमेल एड्रेस, इस पे आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, और यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, यहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको हमारे साथ बने रहना है। लेकिन हाँ, कोरोना चल रहा है, अपना ध्यान भी ज़रूर रखना है। थैंक यू।